हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस 13 मार्च 2026 का हम स्टार्ट करेगा। नाउ द फर्स्ट न्यूज़ इज ensuring लैंड राइट्स ऑफ टी गार्डन कम्युनिटी। और ये टी गार्डन कम्युनिटी में एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड पता किया जाएगा और ये मिशन को मिशन वसुंधरा बोलता है। ये करंट अफेयर्स का आपका न्यूज़ बन जाता है। ओके, सो की हाइलाइट्स क्या है उसको पहले हम लोग देखेगा। सो लैंड पाटास ये दिया जाएगा आपका 3.5 लैक्स ऑफ द हाउस होल्ड फैमिलीज ऑफ द टी गार्डन। और इनिशियली यहाँ में 707 टी गार्डन अक्रॉस द स्टेट, जो असम का स्टेट है उसको ये कवर करेगा। और यहाँ पे ये जो इवेंट है यहाँ में हम आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए चीफ गेस्ट अलोंग विद द असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ ये प्रोसीड्यूर यानी कि मिशन वसुंधरा को वो लोग आगे कैरी करेगा। नाउ मिशन वसुंधरा है क्या? ये बेसिकली वो प्रोसेस है जहां में लीगल ओनरशिप दिया जाएगा। परमानेंट जो लीगल राइट्स होता है वो टी गार्डन वर्कर्स लोग को दिया जाएगा, रेसिडेंशियल राइट। और इसमें प्रोटेक्शन पीरियड भी रहेगा, यानी कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम कोई भी फैमिली को 20 ईयर्स तक एक डिस्ट्रेस सेल्स से अगेंस्ट द डिस्ट्रेस सेल्स जो होता है, चाहे मान के चलो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया, टी का प्लांटेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, उसके वजह से जो डिस्ट्रेस हो सकता है उसको 20 ईयर्स तक प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ द लैंड राइट्स है उसको विद इन द टी गार्डन वर्कर्स के अंदर में सिर्फ, और बाकी को बाहर वाला को परचेस या तो बिक्री करने का हक नहीं देगा। ठीक है, इसमें एक फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिलेगा। ओनरशिप को असे एसिड फॉर द क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस के तौर पे वो उसको असे इंश्योरेंस रख सकता है। दूसरा हाउसिंग इम्प्रूवमेंट है ना, बेटर इन्वेस्टमेंट हाउसिंग प्लानिंग करने के लिए इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा स्कीम्स के अंदर में। वेलफेयर का एक्सेस दिया जाएगा और फ्यूचर सिक्योरिटी में और भी प्रोविजंस एंड डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा जो वो लोग का जनरेशन आने वाला के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? हिस्टोरिकली जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस, यहाँ में ये वर्ड यूज़ किया है, हिस्टोरिकली इनजस्टिस, उसका करेक्शन होगा। वो इसलिए क्योंकि सिंस ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक, सिंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट गार्डन इन 1833, तब से लेके अभी तक ये टी ट्राइब्स जो है वो लोग को एक लेबर लाइन के अंदर में ही रहना पड़ रहा है। वो लोग का कोई लीगल ओनरशिप ऑफ देयर ओन हाउसेस नहीं है। सो वो करेक्शन को आपका स्कीम वसुंधरा के अंदर में किया जा रहा है। उसके अलावा डीकपलिंग हाउसिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब कोई लेबर नहीं होगा तो उसको उसका जगह से रिमूव किया जाता है, तो वो सिस्टम दोबारा नहीं होगा जहाँ में वर्कर्स को फोर्स नहीं किया जाएगा उसका होम को वेकेट करने के लिए अगर वो टी गार्डन में काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके अलावा लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ये फिर बहुत नेसेसरी होता है। लेजिस्लेटिव बेसिस जैसे हो गया आपका असम फिक्सेशन ऑफ द सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2025। यहाँ में आपका जो एक्सक्लूड किया गया लेबर लाइंस जो कंसेप्ट है ना, ये जो रेसिडेंट को लेके वो कंसेप्ट को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, सो अभी ये कंप्लीट वो लोग को लैंड राइट्स दिया गया है। और ये जो फेस है इसको 3 फेसेस में मतलब इवोल्यूट करके चेंजेस के साथ किया जा रहा है। ओके, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में एक फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिल रहा है, जहाँ में लैंड को आप ऐसे फॉर्मल मतलब ऐसे कोलेट्रल आप बैंक में सबमिट कर सकता है ना। लीगल एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है। एंड ये जो स्टेट का जो विजन है, असम स्टेट का जो विजन है जाति माति बाति, उसको उसके साथ अलाइन करता है, ये विजनरी के साथ अलाइन करता है। ठीक है, Arunachal tops fiscal health index among the northeastern Himalayan state. So recently, आपका Arunachal Pradesh has been ranked as the first in the fiscal health index after followed by उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। सो ये जो रिपोर्ट है इसको नीति आयोग का वाइस चेयरमैन सुमन बेरी इसको रिलीज किया है। और ये बेसिकली 5 पिलर के बेस पे इवैल्यूएशन किया है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेब्ट इंडेक्स एंड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सो सेकेंड एडिशन में अराउंड 18 मेजर स्टेट्स को एंड 10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स को कवर करता है। और ये अचीवमेंट को ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू स्टेट को अपलॉड किया है कि वो ये फर्स्ट रैंक ला सका है इन फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। ओके ना, एग्जाम के लिए ये जो इश्यूइंग बॉडी उसको हम लोग नीति आयोग बोलता है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यहाँ में 3 नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन कैटेगरी लोग मतलब टॉप 3 में आया है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा।
ओके और इसमें 5 पिलर इसका क्राइटेरिया होता है जिसका मेजरमेंट 5 पिलर पे किया जाता है। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना मनी स्पेंड किया है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कितना जनरेट इनकम कर सका है, फिस्कल प्रोविडेंस, कितना आपका जो डिफिसिट और बजट को मैनेज कर सका है, डेप्स इंडेक्स मतलब ओवरऑल डेप्ट है ना, एंड डेप्ट सस्टेनेबिलिटी मींस डेप्ट के लेवल पे उसको प्रोलॉन्ग मतलब एक मेंटेन कर सकना है ना, डेप्ट को बढ़ने नहीं देके उसको मेंटेन कर सकना। सो ये जो फीचर है ये बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का फीचर है ना, वो हेल्प करता है कि स्टेट एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म शो कर सके। उसके अलावा नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग इज आवर थिंक टैंक बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी बॉडी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जो आपका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए 1 जनवरी 2015 से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, सो ये एक ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना स्टेटरी है, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। सो ये टर्म को आप ध्यान से याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में इसी को पूछा जाता है। एग्जाम में ऑफन पूछा जाता है कि नीति आयोग किस तरह का बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेटरी, एग्जीक्यूटिव है ना, प्लानिंग बॉडी, ऐसा पूछा जाता है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो याद रखो। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ये वो बॉडी है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बनाने में मदद करता है। ओके, सो ये वही उसका स्ट्रक्चर है फिर से। और इसका पोजीशन में इसका चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया बनेगा वो इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो सुमन बेरी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निधि चिब्बर है, एक्स ऑफिशियल मेंबर अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीताराम, शिवराज सिंह चौहान, ये सब है। और गवर्निंग काउंसिल्स जो प्राइम मिनिस्टर खुद रहता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट्स है ना, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, वो सब इंक्लूडेड है। ओके, सो नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, ये कंपेरिजन आपका एग्जाम में पूछा जाता है मेंस लुक में। ठीक है, तो ये कंपेरिजन उसके लिए ज़रूरी है। नीति आयोग एक प्लानिंग एक एक्शन बॉडी है, ये तो लॉन्ग प्लानिंग कंसल्टेंट बॉडी हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है। और फाइनेंशियल पावर में अगर हम देखें, नीति आयोग का खुद का डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट फंड्स टू द स्टेट, ये फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर में होता है, जितना रिक्वायर्ड उस बेस से ट्रांसफर किया जाता है। और नीति आयोग का जो अप्रोच है उसको हम बटम अप अप्रोच बोलता है, प्लानिंग कमीशन का टॉप बटम अप्रोच है ना। सो नीति आयोग एक बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर माना जाता है जो एक डिसेंट्रलाइज बटम अप कंसल्टिंग बॉडी है होगा। अरुणाचल फॉर्मुलेट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विद इंसेंटिव्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। सो ये आर्टिकल में बेसिकली आपका जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो मिनिस्टर है न्यातुम दोके जी, वो एक नया पॉलिसी डिज़ाइन किया है जहाँ में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जहाँ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो न्यू एक्सपांशन इंडस्ट्री यूनिट अरुणाचल प्रदेश में कर सकेगा। और साइमल्टेनियसली यहाँ का जो लेटर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कि हैंडलूम, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग, उसको भी साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके बढ़ाने का मतलब प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ये याद रखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अरुणाचल को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया जा रहा है, साथ ही साथ लोकल जो रूटेड इंडस्ट्रीज है अरुणाचल प्रदेश में उसको भी एंकरेजमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, सो दूसरा मेजर फाइनेंशियल इंसेंटिव टैक्स एंड वी वेवर रीएम्बर्समेंट, ये सब भी प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। और सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रहा है ताकि एक अच्छा बेहतरीन लोकल इंडस्ट्री सेटअप कर सके। ओके, सो इसमें ज़्यादातर जो टारगेट है वो एक ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर में देखा जा रहा है जो इको फ्रेंडली होगा, और वो सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज जो सेक्टर है वो लोग को भी इम्प्रूव कर सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना, कॉमन मतलब फैसिलिटी सेंटर बनाना, एंड लैंड पॉलिसी में आपका जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स है वो लोग को लीज को 50 ईयर्स से 49 से 50 ईयर्स तक एक्सटेंड करने का प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट डाला गया है। ठीक है, सो करेंट स्टेटस के हिसाब से 14,608 यूथ जो है वो आपका फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स टेक्स अ पोल्यूशन केस अगेंस्ट अरुणाचल फेरो एलॉय यूनिट। सो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ द कलकत्ता ब्रांच, वो आपका 2 फेरो एलॉय इंडस्ट्री जो अरुणाचल प्रदेश का नाहरलगन और निकलोक एरिया में है, उसको एनवायरमेंटल डैमेज उससे जो हो रहा है वो उसका जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है।
ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली आपका जो लोकल जो पिटिशन फाइल किया है उसी के चलते स्टार्ट कर रहा है, जहां में लोकल हैव मेंशन कि ये जो फैक्ट्रीज है दे आर कंटामिनेटिंग द एयर, वाटर एंड सॉइल अक्रॉस सेवरल विलेजेस। ठीक है। सो की एस्पेक्ट्स में क्या बताया है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ना, हेल्थ हेजारियस हो रहा है, लंग फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, ये सब बीमार हो रहा है। ठीक है। सो इसलिए लीगल एक्शन ये नोटिस पे लिया जा रहा है, जो बाद में अरुणाचल गवर्नमेंट को नोटिस देके उसका ऊपर में गवर्नमेंट के ऊपर में रेस्पॉन्स मांगा जाएगा। ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड कि उसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये बेसिकली शेड्यूल 1 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट उसके अंदर में, जहां में मेजर एनवायरमेंटल लॉस होता है स्पेशली फॉर द एयर एंड वाटर एक्ट, उसको टेकर मतलब उसके बारे में वो लोग का काम होता है, वो उसका जुरिडिक्शन होता है, उसका काम करता है। ठीक है। और कंपोजिशन में ज़्यादातर ये मिक्स जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर से बनता है, जैसे एग्जांपल असीन जस्टिस कुमार अरुण कुमार त्यागी एंड डॉक्टर संटिल बेल। ठीक है, ये वो लोग का कॉम्बिनेशन है। और इसमें एनवायरमेंटल लॉ एंड गवर्नेंस यूज़ किया जाता है, जैसे कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो गंदा किया है वो पैसा पे करो, फाइन पे करो रेस्टोरेशन के लिए, है ना। और जॉइंट कमिटी में इंडिपेंडेंट कमिटीज, एक्सपर्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, ताकि अनबायस ना हो, इसको किया जाता है। ओके। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और पब्लिक हेल्थ के अंदर में ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल डिजीज, जो स्पेशली ये पोल्यूशन के वजह से, ये इंडस्ट्री सेटअप के वजह से हो सकता है, वो सबको वो टैकल करता है। साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट, जैसे अभी पासीघाट का जगह में एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट हो रहा है, वो सब इम्पैक्ट को भी जज करके जजमेंट उसके बेस पे पिटिशन फाइल किया जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, होगा 2010 में रखा है। ठीक है। उसके अलावा इंडिया थर्ड कंट्री है जो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का स्टैब्लिशमेंट किया गया है। ओके। उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमको अगर कुछ और जानना है एग्जाम के फॉर्मेट में, देन रिमेंबर इसका जो चेयरमैन होता है वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या तो हाई कोर्ट जज बन सकता है। करेंटली इंडिया का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन है वो है आपका प्रकाश श्रीवास्तव होगा। और इसमें अराउंड 10 to 20 फुल मेंबर जुडिशियल होता है एंड 10 to 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होता है। दे सर्व फॉर 5 years और इसका प्रिंसिपल ब्रांच न्यू दिल्ली में है, वो पढ़ने से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जुरिडिक्शन में ये एवरी एरिया जो एनवायरमेंटल लॉ के अंदर आता है, वाटर, एयर, फॉरेस्ट एक्ट, वो सब इसके अंदर में आ जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड न्यू फॉरेस्ट एक्ट है वो नहीं आता है, वो उसका एक्सक्लूशन है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास सू मोटो का पावर है। उसके अलावा यहाँ में पेनल्टी अप टू 10 करोड़ एंड इम्प्रिजमेंट ये सब भी डाला जा सकता है अंडर दिस नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट। ओके। सो ये जो नेशनल ट्रिब्यूनल ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है, जिसका गवर्निंग प्रिंसिपल्स ये 3 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनल प्रिंसिपल्स, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स। ठीक है। और कुछ कुछ लैंडमार्क डिसीजन जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के रिपोर्ट के बेस पे सुप्रीम कोर्ट लिया गया है, उसको हम लोग देख सकता है, जैसे कि सेव मोन रीजन फेडरेशन, इसके वजह से मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट आपका जो तवांग बोमदिला एरिया मोन रीजन में है वो सस्पेंड हो गया था। उसके बाद दिल्ली डीजल बैन, इसके वजह से रेस्ट्रिक्टेड ऑल जो गाड़ी है जिस डीजल से चलने वाला वो बंद हो गया था। आर्ट ऑफ लिविंग, ये 5 करोड़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन को फाइन देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द यमुना फ्लड प्लेन डैमेजेस। उसके बाद अलमित्रा एच पटेल, यहाँ में जो ओपन ग्राउंड जो बर्निंग था उसको भी नेशनल वाइड स्टॉप करने के लिए कहा गया था। दीस आर सम ऑफ द लैंडमार्क डिसीजंस। उसके बाद एमसीक्यू को हम लोग देखेगा, अंडर मिशन वसुंधरा 3.0 व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पीरियड? प्रोटेक्शन पीरियड 20 years। ठीक है। which of the following is the primary objective of the land of objective of granting land patas to the T green community in Assam? So ये है कि legal ownership for the residential land in the labor lines। okay। उसके बाद नीति आयोग का which state secure the top rank in नॉर्थ ईस्ट हिमालयन कैटेगरी? अरुणाचल प्रदेश, है ना। उसके बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद त्रिपुरा। फास्कल हेल्थ इंडेक्स इवेलुएट कौन सा, कितना पिलर? वो 5 पिलर है। ठीक है। उसके बाद मेंस लेवल क्वेश्चंस में डीकपलिंग ऑफ द रेसिडेंशियल लैंड ये पूछा जा सकता है आपका लेबर एक्ट को लेके। ठीक है, क्योंकि टी प्लांटेशन का नया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग इन फास्कल हेल्थ इंडेक्स ये भी पूछा जा सकता है, ये तो ओपन पूछता है ना। उसके बाद डेप्थ सस्टेनेबिलिटी एज द पिलर ऑफ द फास्कल हेल्थ ये भी पूछा जा सकता है, अरुणाचल को एग्जाम्पल बना के आप यूज कर सकता है।
उसके बाद 20 ईयर्स लॉक इन पीरियड एसोसिएटेड विद द लैंड सेटलमेंट अंडर मिशन वसुंधरा। इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? जो डिस्ट्रेस स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस कर सकता है ना? So, thought of the day: when you rise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcos Aurelius. Okay, so with this thought, my dear student, keep studying as the exams are different exams and advertisement has been given. अच्छे से पढ़ो, keep following the news. ठीक है? Thank you.